मेरे लिए भी सबसे जो मुश्किल बात यही थी कि ऐसे में बहुत ज़्यादा फेलियर के रेट्स होते हैं। जब मैं इस जर्नी में आया तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ऐसे में क्यों लोग फेल होते हैं। तो उसका एक ही रीज़न आया, वो ये था कि जो आपकी आउटलाइन है, जो आपको गाइड करती है कि आपको कैसे किस तरीके से ऐसे लिखना है, आउटलाइन आपका स्ट्रक्चर होता है, तो वो बहुत इररिलेवेंट होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स डिकोड नहीं कर पाते हैं, हालांकि वो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी तैयारी शायद बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो उनका एक ही शॉर्ट कमिंग होती है कि वो जो ऐसे की थीम है उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो उसको डिकोड करना, जो कि रिटन प्रैक्टिस से ही हो पॉसिबल हो सकती है। फिर एक ऐसी आउटलाइन लिखना जो कि उस थीम को जस्टिफाई करे। अगर थीम में कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स पूछा है तो बहुत सारे मेंटोर्स ये कहते हैं कि आप रेमेडीज़ भी ऐड कर लें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को अच्छे तरीके से ही डिफ़ाइन कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं रेफरेंसेस से, स्टेटिस्टिक्स से, तो रेमेडीज़ पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और एक दो उसमें अगर पैराग्राफ ऐड करना है तो कर लें। तो आउटलाइन बहुत रिलेवेंट होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपको ऐसे बहुत मिनिमल रखना है, इस तरीके से नहीं करना कि आप एग्जामिनर को ही ओवरवेलम कर दें बहुत सारी बातें लिखकर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख कर के जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो ऐसे से, वही रिलेवेंस की बात आ गई। और आउटलाइन भी आपको बहुत मिनिमल रखनी है कि जैसे एग्जामिनर आउटलाइन अगर वो देखता है तो उसी वक्त आपका पेपर डिस्टिंक्ट वो आपकी डिस्टिंक्शन हो जाए कि ये कोई अच्छा और मैच्योर कैंडिडेट है और ये जो है वो अभी इस सब में थोड़ा सा नया है। ऐसे के लिए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा कंटेंट है, पर मेरा ये मानना है कि जब आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, आप इतना सब आपके पास डेटा जमा हो जाता है, इतने सारे स्टेटिस्टिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे के लिए मैं नहीं समझता कि आपको कहीं से और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। हाँ, एक बुक आती थी हाउ टू राइट ग्रेट एसेज, उसमें सारा तरीक़ेकार बताया होता है कि आप अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वो हेल्पफुल हो सकती है। फिर ऐसे में सबसे ज़्यादा एक तो आउटलाइन सिंपल हो, मिनिमल हो, रिलेवेंट हो, और दूसरा ये कि पैराग्राफिंग जो आपकी है कि आपने क्या टॉपिक सेंटेंस से पैराग्राफ शुरू किया है, फिर आपने क्या टॉपिक सेंटेंस को एलाबोरेट किया है, फिर जो आपने बात कही है पैराग्राफ में, फिर क्या आपने उसको किसी स्टेटिस्टिक से सपोर्ट किया है, और फिर क्या आप उस पैराग्राफ का कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं। तो अगर ये 5 बातें पैराग्राफ की पूरी हो जाती हैं तो फिर आपका बेशक 100 वर्ड्स का पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ्स क्यों ना हो, पर आपकी बात ज़्यादा वज़न वाली होगी बनिस्बत उसके कि जो इंसान हैफज़र्डली सारा पेपर करे लेकिन ये सारे पॉइंट्स फॉलो ना करे। न्यूज़पेपर आप ऐसे समझें कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बैकबोन है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते पास। तो न्यूज़पेपर में एक तो डॉन बहुत रेप्यूटेड है और तकरीबन सब एस्पायरेंट्स वही पढ़ते हैं, लेकिन उसको भी पढ़ने का थोड़ा तरीका है कि आप सारी चीज़ें इसको स्किप कर दें, सिर्फ जो आपका ओपिनियन उसमें एक सेक्शन होता है, तो आपको एडिटोरियल जिसको कहते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस रहें। और फिर फ़ोन पर आप ऐसी ऐप्स कर सकते हैं जैसे अल जज़ीरा हो गया, BBC हो गया, और उसके नोटिफिकेशंस में ऑन कर देता था, तो कोई भी नई डेवलपमेंट होती थी तो मेरे फ़ोन पर वो नोटिफाई हो जाती थी ऊपर। तो फिर मुझे वहाँ से मैं मतलब आई वॉज़ वेरी कॉग्निजेंट अबाउट माई सराउंडिंग्स के उस वक्त क्या हो रहा था करंट अफेयर्स वगैरह में। तो न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और फिर जो स्टूडेंट्स लैक करते हैं वो करते हैं एक्सप्रेशन लिखने में, हालांकि उनको पंक्चुएशन के रूल्स आते हैं लेकिन काफ़ी जगहों पर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो द मोर यू रीड द मोर यू लर्न हाउ टू राइट। तो न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी असेंशियल थिंग इन क्वालिफाइंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। CSS या PMS इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा सिंपल रहना है, मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है। इससे डिफ़र कर सकते हैं लोग जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और इस फील्ड में मुझसे पुराने हैं, लेकिन ये है कि जहाँ तक ऐसे की बात आती है तो आपको वही बात कि बहुत ज़्यादा मिनिमल रहना है, आपको ज़्यादा वर्बोस नहीं होना, बहुत आपको सिंपल ज़बान यूज़ करनी है। इससे एस्पायरेंट्स का एक ये भी डर ख़त्म हो रहा है कि हमें कोई बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आनी चाहिए ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए।
मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक ग्रामर आती हो, आप कॉमन मिस्टेक्स ना करें, जैसे सेमी कॉलन कहाँ लगाएं, क्लॉजेस को कैसे मिलाना है, तो ये सारी बात अगर आपको मतलब बेसिक्स आते हैं तो आप बहुत सिंपल लैंग्वेज के साथ और बहुत अच्छे से आप ऐसे क्रैक कर सकते। ऐसे की रिक्वायरमेंट लैंग्वेज तो है, लेकिन उसके अलावा ऐसे की रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप रिलेवेंट हों। इसके अलावा ऐसे की रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपके स्टेटिस्टिक्स और रेफरेंसेस उसमें बहुत ज़्यादा हों। तो ये इन 4-5 चीज़ों का जो वो है उससे एक ऐसे बनता है। सिर्फ लैंग्वेज एक डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं है कि आप पास या फेल करोगे। इंग्लिश बेहतर होना बहुत लाजमी है इन एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि जो भी आप सारे पेपर्स आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं। तो इसको बेहतर करने के लिए आप रेनन मार्टिन, एक बहुत मशहूर बुक है अंग्रेज़ी की, जो कि शायद स्कूल्स में पढ़ाते हैं 8th-9th क्लास तक, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और वो थोड़ी सी मुश्किल बुक है रेनन मार्टिन, मुझे मुश्किल लगी थी, तो आप रेमंड मर्फ़ी भी देख सकते हैं। लेकिन इससे ये है कि आपकी जो ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें अंग्रेज़ी इतनी आनी चाहिए कि आप अपनी बात सही से कन्वे कर पाएँ। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके मैं समझता हूँ कि आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब आप लिखते नहीं हैं तो फिर आप वो एग्ज़ाम में आप उस पर्टिकुलर टाइम में अपना जवाब नहीं मुकम्मल कर पाएंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब लिखना शुरू करते हैं तो फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर मेरे शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अगर हम प्रेसी की बात करें तो प्रेसी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप बग़ैर लिखे आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो टाइम कंस्ट्रेंट होता है। और जब आप रियल टाइम एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे अगर आपकी पुरानी प्रैक्टिस नहीं होती प्रेसी लिखने की। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये आता है कि आप किसी क्रेडिबल इंसान से वो सब जो आप कह रहे हैं उसको चेक भी करवाएं। चलें दूसरे सब्जेक्ट्स को नहीं करवा सकते, अगर इतना टाइम नहीं है तो ऐसे और प्रेसी लाजमी चेक करवाएं।